नमस्कार। फिर इस मजाक को जमहूरियत का नाम दिया, हमें डराने लगे वो हमारी ताकत से ही। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चाहे लोकतंत्र को बचाना हो या जिंदगी को, सावधानी से समझौते करेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। उत्तर प्रदेश में पहले पंचायत चुनाव और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में हुई हिंसा से लगता तो यही है कि वहां लोकतंत्र की जान आफत में फंसी है। तो वही हिंदुस्तान है नहीं, दुनिया की लापरवाही से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें सभी आमो खास की जान फंसने लगी है। भारत के लिए सावधानी बरतना और भी जरूरी है क्योंकि सबको वैक्सीन लगने में अभी भी काफी समय लग रहा है। आज सबसे ज्यादा 28% लोग यही जानना चाहते हैं कि जब टीकाकरण की पूरी तैयारी थी तो आज कई जगहों पर नो वैक्सीन का बोर्ड क्यों टंगा हुआ है। 26% लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को लाने वाली है। और 24% इंडिया ये जानना चाहता है कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा का जिम्मेदार कौन है और आखिर कौन है लोकतंत्र के चीरहरण का जिम्मेदार। तो लोकतंत्र किसी भी देश की आत्मा है और इस आत्मा को आखिरी पायदान तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज पर जोर दिया गया कि नीचे के स्तर पर आम आदमी को मजबूत बनाना है, लोकतंत्र का हिस्सेदार बनाना है। लेकिन निचले स्तर पर सत्ता की भलाई के लिए लोकतंत्र को कैसे खटाई में डालने की कोशिश होती है, इसकी तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। लखीमपुर में एक महिला उम्मीदवार की प्रस्तावक की साड़ी खींची गई, उससे बदसलूकी की गई। वहीं सीतापुर में सरेआम गोलियां चली और ऐसा लगा मानो जनतंत्र गणतंत्र के शोर में दबा हुआ है। तो वहीं यूपी के कन्नौज से ही गुंडागर्दी की तस्वीरें आई हैं। ये सब ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के दौरान हुआ है। ये सब तस्वीरें कल और आज के बीच की हैं। इनमें भी लखीमपुर में एक महिला के साथ जैसा बर्ताव सरेआम हुआ, कैमरों के सामने हुआ, इससे प्रशासन की जमकर थूथू हुई और सरकार पर सवाल भी खड़े हुए। यूपी की पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। आखिरकार 6 पुलिस वाले बाद में तमाम आलोचनाओं के बाद सस्पेंड कर दिए गए और 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में कड़ाई से निर्देश दिए और कहा कि सख्ती से दोषियों पर कार्रवाई की जाए। देखिए मेरे सहयोगी लखनऊ से संजय त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। महाभारत में चीरहरण हुआ था, वही तो पैटर्न बीजेपी के शासनकाल में है। कहते हैं कि महाभारत काल के कुछ अवशेष उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दिखते हैं। महाभारत में सत्ता की लड़ाई में किसी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। सभ्यता तो ये कहती है कि किसी महिला की मर्जी के बगैर उसकी कलाई पकड़ना भी घनघोर असभ्यता है। तो फिर ब्लॉक प्रमुखी के लिए खुलेआम एक महिला को पकड़कर घसीटने को सभ्यता के शब्दकोश में क्या कहा जाएगा? आप उस महिला की जुबानी उसका दर्द सुनिए। मेरे साथ हुआ, हम लोग अंदर जा रहे थे रोड गेट से, तो लोग अंदर घुसने नहीं देते थे। हम लोग चल रहे थे बराबर, उन रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने मेरी पकड़ ली साड़ी, हमको बाहर फेंक दिया। बहुत सारी पुलिस, कोई नहीं सुना मेरी, मैं आवाज देती रही, कोई मेरे पास आया नहीं। अनीता का आरोप है कि ये सब बीजेपी सांसद रेखा वर्मा के इशारे पर हुआ और उस दौरान पुलिस आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रही। लखीमपुर के पसगवा ब्लॉक की ये घटना है। गुरुवार को पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रितु सिंह पर्चा दाखिल करने गईं, तो उनके लिए अनीता यादव प्रस्तावक थीं। इनका आरोप है कि बीडीओ दफ्तर में इनको घुसने ही नहीं दिया जा रहा था। रितु सिंह का ये भी आरोप है कि सुधा के साथ जो जबरदस्ती बाहर हुई, उनके साथ वैसी ही अंदर करने की कोशिश की गई। पर्चा हम नामांकन करने गए थे अंदर, तो गेट पे पहले रोका मुझे, मैं जबरदस्ती घुसती चली गई वहाँ। ठीक बाद में पर्चा छीना झपटी होने लगी अंदर। वहाँ रेखा वर्मा के गुंडों ने खूब 200-250 लोग थे उनके, उन्होंने खूब छीना झपटी की हमसे। उसी बीच मेरी साड़ी खुल गई, ब्लाउज मेरा फट गया और मेरा पर्स छीन लिया। हमारी पार्टी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। हम हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
हमारी पार्टी हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। किसने उकसाया, किसने भड़काया, किसने बदतमीजी की, किसने इशारा किया, ये सब भूल जाइए। याद रखिए तो बस इतना कि सत्ता की मामूली चाशनी के लिए भी यूपी में सरेआम किस तरह महिला की मर्यादा को नीलाम करने की कोशिश हुई। मामला समाजवादी पार्टी से जुड़ा था तो अखिलेश यादव सामने आया। माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ वो व्यवहार, ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली, और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी हों, याद रखना जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। मामला राजनीतिक है तो राजनीति भी होने लगी। क्या मायावती, क्या प्रियंका, सबने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, पीएम साहब और सीएम साहब, इसके लिए भी बधाई दीजिए कि यूपी में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह बमबाजी, गोलीबारी, पत्थरबाजी की, कितने लोगों का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा और कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की। कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने सीधे चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि हुजूर आपके राज में क्या हो रहा है? क्या चुनाव आयोग नाम की संस्था समाप्त हो चुकी है? लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख की प्रस्तावक के साथ खुलेआम गुंडागर्दी की गई। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रद्द हो। बात बढ़ी तो प्रशासन हरकत में आया। सीओ और दारोगा समेत 6 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी। मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा हम लोगों ने मौके का भ्रमण किया और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले स्तर पर उसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं। पुलिसकर्मियों की अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, एसएचओ पसगवा आदर्श कुमार सिंह एवं 1 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित किया गया है। ब्लॉक प्रमुख के इस चुनाव में जीत का जश्न चाहे जो मना ले, लेकिन हार तो लोकतंत्र की ही हो रही है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बीते 1 हफ्ते पहले आपको याद होगा पंचायत चुनावों में ऐसी छीना झपटी और मारपीट की तस्वीरें आई थी। तब भी उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर, उसकी पुलिस पर सवाल खड़े हुए थे। अब जबकि 1 हफ्ते बाद इस तरह की घटना घट रही थी ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में, तब तो शायद पुलिस को तैयार हो जाना चाहिए था। क्या कर रही थी यूपी की पुलिस? क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे थे? और क्या ये ना माना जाए, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, कि ये सब कुछ वेल प्लान तरीके से चल रहा था? दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कल होने वाला है। अब तक चुनाव में क्या क्या हुआ है पहले हम आपको ये बता देते हैं, फिर इस कहानी की कुछ और बातें आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में कुल 826 ब्लॉक प्रमुख सीटें हैं। इनमें 825 के लिए चुनाव हो रहे हैं और इनमें से 316 उम्मीदवार निर्विरोध चुन भी लिए गए हैं। निर्विरोध ब्लॉक प्रमुखों में बीजेपी के 292 लोग चुने गए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े 12 लोग चुन लिए गए हैं और अन्य पार्टियों के दूसरे जो विजेता हैं वो भी करीब 12 हैं। बाकी बची हुई जो सीटें हैं उस पर अब कल वोट पड़ेंगे और बताया जा रहा है कि कल शाम तक नतीजे सामने भी आ जाएंगे। लेकिन इन चुनावों की कीमत लोकतंत्र को ही चुकानी पड़ी है। कहीं गोली चली तो कहीं किसी को अगवा करने की कोशिश हुई। इसमें यह भी सवाल उठा कि क्या हमारा लोकतंत्र ऐसी ही हिंसा को झेलने के लिए अभिशप्त रहा है? चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, जहां पर लगातार राजनीतिक हिंसा की खबरें आती थी, क्या उसी कैटेगरी में अब उत्तर प्रदेश भी आता जा रहा है? सवाल विरोधी ये भी पूछ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो कहीं मारपीट की ऐसी तस्वीरें आई। उत्तर प्रदेश के शहर दर शहर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा की ऐसी तस्वीरें बार बार आती रही। ये तस्वीरें पूछ रही हैं कि क्या लोकतंत्र अब ऐसे ही समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचेगा? हिंसा हुई है, ये बात पुलिस भी मान रही है। सामान्यतया जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं 2 पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है। जिन लोगों ने भी गड़बड़ियाँ की हैं उनके विरुद्ध
आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महात्मा गांधी ने जब पंचायती राज की कल्पना की होगी तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके हिंदुस्तान में एक दिन पंचायत चुनाव भी इतने लहूलुहान होंगे। लेकिन पहले जिला पंचायत के चुनावों में और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा के कुछ छींटे उड़े हैं। ये छींटे लोकतंत्र की साफ सुथरी तस्वीर को दागदार कर रहे हैं। जिस लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी खींची गई, उसी लखीमपुर में एक उम्मीदवार को अगवा करने की भी कोशिश हुई। देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है। ये देखिए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को बलिया के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी दागी किया जा रहा है। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में जनतंत्र के नाम पर गणतंत्र बन गया। दबंगों ने दिन दहाड़े गोलियां बरसाई, जिनसे कमलापुर दहल उठा। वहां निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी जब पर्चा दाखिल करने जा रही थी तो उनके समर्थकों पर गोलियां बरसाई गई। साथ ही हथगोले भी छूटे। इस अचानक हुई गोलीबारी में एक आदमी जख्मी भी हो गया। मुन्नी देवी के समर्थकों का कहना है कि पुलिस चुपचाप देखती रही। लोग दर्शक नहीं देखती रही, हम लोग कहते हैं कोई हिला नहीं, सब खड़े रहे हैं, उनको जबरदस्ती करने दी गई। तो आपके प्रत्याशी को उठाया भी गया? हाँ, उठाया गया। पुलिस क्या, हम अगर हम सक्षम न होते तो प्रत्याशी उठा ले जाते, पुलिस रोक नहीं रही थी। इन तस्वीरों को देखकर आपकी पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की याद ताजा हो जाएगी, चाहे चुनाव का समय रहा हो या फिर चुनाव के बाद का समय। पश्चिम बंगाल में हिंसा एक अस्थायी भाव बन चुका है, जिस पर सवाल बहुत उठते हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंचती है। अभी आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता के घर मानवाधिकार आयोग इसलिए पहुंचा ताकि हिंसा की सच्चाई पता चल सके। वैसे ही मानवाधिकार आयोग की टीम मुर्शिदाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंची और दक्षिण 24 परगना में भी, जहां हिंसा की कई घटनाएं हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव बीते 2 महीने से ज्यादा समय हो चुके हैं, लेकिन चुनाव में सत्ता के लिए धधकती आग अब भी सुलग रही है। चुनाव के दौरान और बाद में ममता बनर्जी अक्सर ये सवाल उठा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंसा की घटनाएं क्यों नहीं देखी जाती। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने इस बेरहमी के साथ पीटा। मुंह पर जो सूजन था उसको देखते हुए आंखों में आंसू आ रहे थे। उनको बोला पहले यूपी तो संभाले, पहले यूपी तो संभाले। यूपी में कितना लोगों को मार दिया, पुलिस को भी मर्डर कर दिया, कितना किसान आत्महत्या किया है, कितना यूपी में कितना लोगों को लिंचिंग करके मारा है। तो चाहे बंगाल में हिंसा हो या उत्तर प्रदेश में, हर जगह उस पर राजनीति का सुविधाजनक रंग चढ़ जाता है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट। बापू का देश है, शांति की मिसाल दी जाती है, अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं हम सब बापू के चेले। और ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि अब सिर्फ किताबों में ही बापू समाहित है। ज़मीन पे तो डंडे, गोलियां और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, यही काम चल रहा है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मिसाल दुनिया में दी जाती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, आसानी से होता है। सत्ता हस्तांतरण भी बगैर किसी तनाव के होता है। लेकिन क्या वजह है कि ब्लॉक स्तर के इतने छोटे स्तर के चुनावों पर इतनी बड़ी हिंसा हो रही है? आपको इसको समझना होगा। ब्लॉक प्रमुख का पद राजनीति में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है। अगर कोई ब्लॉक प्रमुख बन जाता है तो उसको विधायक बनने का रास्ता आसान दिखने लगता है। उसको लगता है कि अब वो चमक सकता है। ब्लॉक प्रमुख बनने से क्षेत्रीय स्तर पर उस आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। पंचायती राज के दौर में पंचायतों को भी अच्छा खासा बजट मिला है, इसीलिए भी लोग ब्लॉक प्रमुख बनने की तरफ आकर्षित होते हैं कि एक बहुत बड़े बजट के ऊपर उनके हस्ताक्षर होंगे, उनके वो मालिक होंगे। साथ ही
निचले स्तर पर उस आदमी का काफी राजनीतिक तौर पर प्रभाव रहता है, इसीलिए ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए उठापटक मची रहती है। और आपको बता दूं, मेरे पास मेरे सहयोगी रिपोर्टर्स के द्वारा ये तमाम जानकारी है कि इस पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में राजनीतिक पार्टियों का टिकट पाने के लिए भी, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, वो टिकट पाने के लिए भी 30-30, 40-40 लाख रुपए तक उम्मीदवारों ने खर्च किए हैं। और इसीलिए साम दाम दंड भेद हर दांव को आजमाया जा रहा है, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। वैसे राजनीतिक हिंसा की घटनाओं से उत्तर प्रदेश पहले भी शर्मसार हुआ है। आज मैं आपको इतिहास के उस दुर्भाग्यपूर्ण लम्हों की ओर लिए चलता हूं जो यूपी की विधानसभा में घटित हुए थे। याद करिए, ये तस्वीरें 21 अक्टूबर 1997 की हैं। कल्याण सिंह साहब की सरकार थी और उनको सदन में बहुमत साबित करना था। तब विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच माइक तोड़कर फेंके गए, लात घूसे चले, जूते चप्पल सब चले, एक दूसरे के कपड़े फाड़े गए, मुक्के लात सब हुए। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में वोटिंग की मांग की। कांग्रेस के साथ बीएसपी विधायक भी हंगामा करने लगे। इस बीच किसी विधायक के स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी पर माइक फेंक दिया और उसके बाद हर पक्ष के विधायक आपस में उलझ गए और फिर विपक्ष की गैर मौजूदगी में कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया। उस वक्त उत्तराखंड नहीं बना था, तब 425 की विधानसभा यूपी में हुआ करती थी और बीजेपी के पास 173 विधायक थे, लेकिन उसको समर्थन मिल गया 222 विधायकों का। उस घटना के 24 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उससे नेताओं ने कोई सबक नहीं लिया है। उस वक्त के विधानसभा के स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा था, इसको भी जरा गौर से सुनिए। तो यह जो अशोभनीय कार्य है या नियमों का उल्लंघन है, यह किस सीमा तक हुआ है, कितना अधिक हुआ है, इस पर दंड की मात्रा निर्भर करेगी और दंड सदन तय करेगा, कोई व्यक्ति नहीं तय कर सकता। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 24 साल पहले जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आदमी गलतियों से सीखता है, पर हमारे सफेद पोश नेता शायद नहीं सीख पा रहे हैं। सौभाग्य से वैसी घटना दोबारा यूपी असेंबली में नहीं हुई है। विधानसभा किसी राज्य की लोकतांत्रिक चाहतों को पूरा करती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां हो रही हैं, 7-8 महीने में चुनाव है। इसमें एक किरदार असदुद्दीन ओवैसी का है तो दूसरे सुहेलदेव समाज पार्टी वाले ओम प्रकाश राजभर भी हैं। दोनों गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन आज राजभर की यूपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद क्या राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, उसे जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये एक और रिपोर्ट। बहराइच वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले का एक ट्रेलर का मुकाबला किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी एक शख्स का नाम नहीं है। ओवैसी तो यहाँ सैयद सलार मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाकर चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए राजनीतिक गहमागहमी। एक गहमागहमी तो इस बात को लेकर थी कि उन्होंने सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया है। दूसरी गहमागहमी तब तेज हुई जब राजभर ने मुरादाबाद में योगी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की। हमारा उनका मिलन होता रहता था, कभी वो हमारे यहाँ आते थे, कभी मैं उनके यहाँ जाता था, एक संबंध था। आज भी उसी कड़ी में वो आए थे तो उन्होंने अपने एपीएस से कहा कि राजभर से देखो बैठे खाली हैं तो मिलना चाहते हैं। तो यहाँ काफ़ी कमरे में भीड़ थी, पार्टी के नेता थे, तो हमने कहा कि ठीक नहीं है, चलो हम वहीं चल के मिल लेते हैं। मीटिंग के सिलसिले में मुरादाबाद सर्किट हाउस में मेरा जाना हुआ था। ओम प्रकाश राजभर भी अपनी पार्टी के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद में आए हुए थे। वो मुझसे मिलने मेरे कक्ष में आए। मैंने उन्हें चाय वाय पिला के सम्मान से बैठाया। मैं मुरादाबाद का निवासी हूँ, स्थानीय। कुशलक्षेम पूछा, हमारे साथ ही रहे। राजनीतिक विचारधारा उनकी अलग है, राजनीति और हमारी विचारधारा अलग है। राजनीति में शिष्टाचार की मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती, बल्कि ये संभावनाओं के ठहरे पानी में फेंका गया एक पत्थर होता है। जानकार मानते हैं कि राजभर बीजेपी के साथ भी अपने लिए संभावनाओं का दरवाजा खोल कर रखना चाहते हैं। बीजेपी नेता से मुलाकात के जरिए वो ओवैसी पर ज्यादा दबाव बना सकते हैं, जिससे चुनाव में उन्हें ज्यादा सीटें मिले। ओवैसी का सलार मसूद गाजी की मजार पर जाना राजभर समुदाय को आहत कर सकता है।
क्योंकि उनके सबसे प्रतापी राजा सुहेलदेव ने मसूद गाजी को मौत के घाट उतारा था। हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर इसी बहाने ओवैसी से छुटकारा चाहते हो, लेकिन अभी भी बीजेपी को लेकर राजभर की तलखी में रत्ती भर कमी नहीं आई। राजनीतिक मामले में आप इतना मतलब ये समझ लीजिए कि धरती नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाजपा में नहीं जा सकते। राजभर को लगता है कि 44% ओबीसी और 17% मुस्लिम वोट उन्हें सत्ता तक पहुंचा देंगे, लेकिन पिछड़ों और अनुसूचित जातियों में बीजेपी का भी खासा असर हो चुका है, नहीं तो 300 से ज्यादा सीटें नहीं मिलती। ओवैसी के साथ लड़कर अगर राजभर अपनी जीत देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कुछ और संकेत करता है। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। ओवैसी की मौजूदगी पर योगी का ये बयान बताता है कि चुनावी राजनीति में क्या क्या खेल हो सकते हैं। आपके सामने होगा, उसको कामयाब करिए। तो यूपी में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है और इन ब्लॉक प्रमुख और पंचायत के चुनावों ने इस गर्म माहौल में और ज्यादा घी डाल दिया है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेलने के बाद लोगों से जिस समझदारी और सूझबूझ की उम्मीद थी वो नहीं दिख रही है, और नहीं दिख रही है तो इससे कोरोना की तीसरी लहर की दावत हो सकती है। ये चिंता हेल्थ एक्सपर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को सता रही है। दरअसल ये चिंता यूं ही नहीं है, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन पहली लहर की बेफिक्री ने दूसरी लहर को दावत दे दी थी। याद है ना, आप लोगों ने जमकर नया साल मनाया था, जमकर होली खेली थी और फिर उसके बाद दूसरी लहर आ गई थी। अब दूसरी लहर के बाद भी वैसा ही मंजर फिर दिखने लगा है। जैसे ही थोड़े केसेस कम हुए, अनलॉक होना शुरू हुआ, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हटे, लोगों के पास जो डिटरेंट थे वो सरकार ने, प्रशासन ने पीछे कर लिए, आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी नहीं रहा। अब क्या हो रहा है देखिए इन तस्वीरों में। सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, पर लोगों का डर खत्म हो चुका है। अनलॉक में पाबंदियों को नरम किया गया तो लोगों को जैसे मनचाहा करने की आजादी मिल गई। पहाड़ों की खूबसूरती निहारने में लोग ऐसे दीवाने हो गए हैं कि ना अपना ख्याल है न ही अपनों का। लोगों की भीड़ ऐसी मानो कोई त्योहार हो, लॉकडाउन से मिली आजादी का त्योहार। लेकिन ये आजादी, या यूं कहें कि लापरवाही, बहुत भारी पड़ सकती है, फिर से बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ सकती है। ये तस्वीरें दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वो हकीकत है जिसने न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया, कितने अपनों को न भूलने वाला दर्द दे दिया, और इसकी शुरुआत भी ऐसी ही लापरवाही से हुई थी। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, इसकी चेतावनी हर एक्सपर्ट दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात की चिंता है, और यही वजह थी कि मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कल चर्चा की थी, उस बारे में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें।
दरअसल चिंता की बात है कोरोना मामलों के घटने की रफ्तार में आ रही कमी। 8 जुलाई को देश में 4 लाख के ऊपर केस आए थे। 8 जून को ये ग्राफ गिरकर 92,000 से ज्यादा केसों पर आ गया। 8 जुलाई को ये केस 45,000 से ज्यादा पर आ गए हैं। 5 जुलाई को रोज आने वाले केस 34,000 से ज्यादा थे, लेकिन उसके बाद पिछले 4 दिन में ये एक बार भी 40,000 के नीचे नहीं आ पाए हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। केरल और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रोज आने वाले कोरोना मामलों में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। अनलॉक के बाद ऐसा लग रहा था कि लोग पिछली बार से सबक लेंगे, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बता रही है। लोग फिर मनमानी कर रहे हैं। पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ लगने लगी है। बाजार फिर से गुलजार हो गए हैं। आस्था के मेले फिर से लगने लगे हैं। हरिद्वार की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ गंगा स्नान के लिए लोगों का तांता लगा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी और तब भीड़ का आलम क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। कहीं मजे के लिए तो कहीं मजबूरी में भीड़ में शामिल होना पड़ रहा है। गाजियाबाद में मेट्रो की सवारी के लिए लोगों की भीड़ को देखिए। सबको मंजिल पर पहुंचना है, लिहाजा कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया। लाइन का बहुत लंबी लग जाती है, इससे लंबी लग जाती है। आज तो फिर मौसम ठीक है, रोज यही रहता है। कितनी देर में नंबर आता है? एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त सितंबर तक आ सकती है, लेकिन लोगों की भीड़ अगर इसी तरह लगती रही तो ये पहले भी आ सकती है। नई तरह से वायरस सामने आ रहा है। उन देशों में हमारे आसपास के देश भी हैं और यूरोप में भी ये समस्या चली गई है। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, अगर हम पर मिलियन के हिसाब से चलें केसेस कितने आ रहे हैं, तो कुछ देशों में जो पर मिलियन का स्केल है वो हमारी पीक से भी ज्यादा है ऑलरेडी इस स्टेज पे। कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन आपकी लापरवाही और बेफिक्री तीसरी लहर को करीब ला रही है। संभल जाइए, क्योंकि जिंदगी से जरूरी कुछ भी नहीं, न मजबूरी न मस्ती। भारत में किस कदर कोरोना पर लोग लापरवाह हैं, इन तस्वीरों को तो आपने देख लिया। ऐसा नहीं है कि लापरवाही सिर्फ भारत वाले बरत रहे हैं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में ऐसी लापरवाहियों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। आपको दुनिया भर की तस्वीर देखना चाहिए। नीदरलैंड में बीते 7 दिन में कोरोना के मामलों में 289% का उछाल आया, 279%। वहीं ग्रीस में एक हफ्ते में कोरोना के मामले करीब 200% बढ़ चुके हैं। म्यांमार में यह बढ़ोतरी 140% की है। तो स्पेन में बताया जा रहा है कि 115% केसेस सिर्फ एक हफ्ते में बढ़े हैं। इंग्लैंड में, जहां पर यूरो कप चल रहा है, वहां पर तो 36% कोरोना के मामले बढ़े हैं और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। इस वक्त फुटबॉल का यूरो कप का टूर्नामेंट चल रहा है, फाइनल खेले जाना है। यूरोप के 11 देश फुटबॉल के इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं, लेकिन यही यूरो कप जोश और जश्न के साथ साथ कोरोना को भी तेजी से बढ़ा रहा है, और वो भी जब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया हो, लैम्बाडा आ गया हो और नए नए वेरिएंट स्वरूप में इस कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं। ऐसे में थर्ड वेव का खतरा हर रोज लगातार हर पल बढ़ता जा रहा है। ये जश्न है यूरो कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जीत का। इंग्लैंड के फैंस की खुशी इतनी ज्यादा है कि वो सही और गलत का फर्क भी भूल गए। वो भूल गए कि कोरोना की रफ्तार इंग्लैंड में फिर बढ़ने लगी है। फुटबॉल के फैंस का ये जोश कोरोना को बढ़ा रहा है। यूरो कप के मैच कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित हो रहे हैं। यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई, और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से, कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। आपको बता दें कि यूरो कप जून से यूरोप के 11 देशों में खेला जा रहा है। एक हफ्ते में ही यूरोप में 43% केसों का इजाफा हुआ है। एक स्टडी के मुताबिक कोरोना के ज्यादातर मामले युवाओं में दिखाई दिए हैं।
इंग्लैंड में जून के मुकाबले हर रोज 4 गुना केस आ रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हर जगह अब कोरोना को लेकर सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। सिर्फ यूरोप ही क्यों, दुनिया के करीब 120 देशों में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। कोरोना का बदलता रूप चिंता बढ़ा रहा है। डेल्टा वेरिएंट कई देशों में संक्रमण बढ़ा रहा है, तो कनाडा में लैम्डा वेरिएंट के मरीज भी सामने आए हैं। इंडोनेशिया में कोरोना से त्राहिमाम है, तो दक्षिण कोरिया में भी हालात काबू में लाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। सिडनी में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हमेशा मस्तियों से गुलजार रहने वाला सिडनी शहर सुनसान है। म्यांमार में भी कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। बाजार बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के चलते सख्त कदम उठाए गए हैं। बांग्लादेश में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इंडोनेशिया कोरोना के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसके चलते वहां भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पुर्तगाल में रात का कर्फ्यू है। ताइवान में भी आंशिक लॉकडाउन लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के तमाम देशों को सावधान रहने की ताकीद की है। कोरोना मामलों का कम होना आने वाले बड़े खतरे का संकेत होता है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग इसे समझ नहीं पाते। जैसे ही केस कम होते हैं, लापरवाही बढ़ जाती है और कोरोना की नई लहर का खतरा भी। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जरूर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के उत्पादन को लेकर भी इसी सिलसिले में एक बैठक बुलाई। पिछली बार के कहर को देखते हुए पीएम मोदी इस बार ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि ऑक्सीजन की किसी भी तरह की कोई कमी हो। वैसे कमी तो वैक्सीन की भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोरोना की किसी भी भावी लहर से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय वैक्सीनेशन ही है। लेकिन 21 जून से शुरू हुए नए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार भी अब काफ़ी धीमी पड़ चुकी है। देश में सिर्फ 14 राज्य ऐसे हैं जहां अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगे हैं। 7 राज्य ऐसे हैं जहां 1 से 2 करोड़ के बीच टीके लगे हैं। 2 से 3 करोड़ के आंकड़े वाले जो राज्य हैं वो महज 5 हैं। तो सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहां 3 करोड़ से ज़्यादा टीके लगे हैं। आज आलम यह है कि रोज़ाना औसतन 40,15,000 के आसपास टीके लग रहे हैं, जबकि दिसंबर तक अगर पूरे देश को टीका लगाने का लक्ष्य रखा जाए तो हर रोज़ कम से कम 46 लाख लोगों का वैक्सीन लगानी ही होगी। तो अभी आलम यह है कि ज़रूरत से आधी ही वैक्सीन मिल पा रही है। आज महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नो वैक्सीन का बोर्ड टंगा हुआ था। दो मिनट पहले बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे स्लॉट नहीं है, जो लोग बिना बुकिंग के आए हैं। रोज आज सोमवार के लिए वैक्सीन नहीं है। जिस धूमधाम से वैक्सीन लगाने की दूसरी बार शुरुआत हुई, वो चमक अब फीकी पड़ गई है। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां बीएमसी संचालित सेंटर्स में वैक्सीनेशन का काम रुका हुआ है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर पर आज मुंबई में वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस वक्त मैं बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जहां पर ये बोर्ड लगा है और यहां पर लिखा गया है कि आज वैक्सीनेशन बंद है। जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण ये वैक्सीनेशन सेंटर, ये और मुंबई महापालिका के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। जब ये वैक्सीन उपलब्ध होगा तब ये वैक्सीनेशन ड्राइव फिर से शुरू होगा। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में नो वैक्सीन का बोर्ड लगा हुआ है। लोगों को इस बारे में पता नहीं था, लिहाजा गोरेगांव के नेस्को सेंटर में काफी लोग पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। घर पे जाके अपॉइंटमेंट लिया, वो 9 तारीख को बुलाया करके मेरे को ये आया है, तो अभी यहाँ आया तो बोलते हैं कि इंजेक्शन नहीं है, खत्म हो गया। दवाई नहीं खत्म हो गया, अगले तारीख आगे बढ़ गया, तो फिर अभी 3 महीना हो रहा है। 3 महीने में 2 बार आके गए। तो बोल रहे हैं कि सब बंद है, सोमवार को आओ, सुबह सुबह आओ। महाराष्ट्र सरकार इसके पीछे वैक्सीन की कमी को वजह बता रही है।
केंद्र सरकार बड़े बड़े आंकड़े देती है और जो वैक्सीन है वो राज्यों को नहीं मिलता। हर सप्ताह में 2 दिन वैक्सीनेशन बंद न हो, इसकी कहीं न कहीं केंद्र को जिम्मेदारी लेनी होगी। मुंबई की तरह ही अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन का काम 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पूरा धंधा छोड़ के मैं इसको, मेरी वाइफ और मैं दोनों परेशान हो गए हैं। सभी जगह पे ऐसे बोर्ड लगा दिया है कि घूम घूम के थक गया हूँ। टोकन तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, बेच दिया था और 10:30 तक यहीं भी खड़ा था, लेकिन वहाँ तक वैक्सीन का कोई ठिकाना नहीं था। बड़े दुख की बात है कि वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि नए स्वास्थ्य मंत्री यानी मनसुख मंडाविया इस पर जोर देंगे, ध्यान देंगे और इस प्रोग्राम को रफ्तार मिलेगी। लेकिन आप अपनी सलामती पर अपना ध्यान जरूर दीजिए। इस दौर में खुद की हिफाजत करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मास्क पहने, हर हाल में पहने और दूसरों को भी पहनने के लिए प्रेरित करें। एबीपी न्यूज़ बहुत दिनों पहले से #MaskUpIndia नाम की ये पहल की शुरुआत की है, मुहिम चला रहा है। आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए। दूसरों की हौसला अफजाई के लिए अपनी मास्क वाली सेल्फी हमको भेजिए, जिसे आप तमाम लोगों ने भेजी है। आपकी तस्वीर हम रात को इंडिया चाहता है में 8 बजे इसीलिए दिखाते हैं कि आपको देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और वो भी मास्क पहनने का प्रण करेंगे। जो लोग तस्वीर भेज रहे हैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आ गए हैं इंडिया चाहता है कि सबसे खास सेगमेंट में। रोज़ की तरह आज भी मैंने एक शब्द ट्विटर पर पोस्ट किया और आज का शब्द बेहद खास है। उसकी खासियत के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो शब्द है धुन। अब 2 चुने हुए संदेश आप तक पहुंचाने की बारी है। पहला संदेश सचिन चारण का है। दुनिया से कोई हमदर्दी नहीं जनाब, हम अपनी धुन में जीने वाले परिंदे हैं। दूसरा संदेश मुझे भेजा है शोएब शेख ने। इधर फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, उधर हमारी भी धुन आशियां बनाने की। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि धुन शब्द क्यों खास है। हिंदी का ये शब्द है। धुन कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आप भी करते होंगे। जो संदेश हमें आपने भेजे हैं उसमें ज्यादातर में धुन का मतलब निकलता है जिद। जिसको कुछ कर गुजरने की धुन लग गई हो वो उसे करके ही रहता है। इस जिद में जीवन का संगीत है और इसी संगीत से जुड़ता है धुन का एक और मतलब। ये धुन साजों से निकलती है लेकिन बनती दिल से है। एक धुन ऐसी भी है जिसे किसी साज की जरूरत नहीं है, वो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। प्यार की धुन। तो इंडिया चाहता है मैं आज इतना ही। अब सोमवार को होगी आपसे मुलाकात। हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी चुनी हुई हर खबर का हर पहलू। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।